गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 20 मई 2024 के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको एमसीक्यू की फॉर्म में देखेंगे। मैंने इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, अगर आपको चेंजेस अच्छे लगें तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, कौन सा देश 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अभी जो इसका होस्ट है वो डिसाइड हो गया है। तो इस बार 2027 के महिला विश्व कप की या फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी ब्राजील को दी गई है। पिछली बार ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ब्राजील का जो संस्करण होगा वो इसका 10th एडिशन होगा। ठीक है, नीचे मैंने पूरा डिटेल डाली है, वहां पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 17 मई को थाईलैंड में फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में फीफा बोला जाता है, की 74वीं कांग्रेस मीटिंग का आयोजन हुआ। इसमें 2027 में होने वाले 10वें फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के मेजबान देश ब्राजील के नाम का ऐलान किया गया। तो एडिशन याद रखिएगा, 10th एडिशन है। इसके साथ ही ये साउथ अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। तो देखिए, अभी तक महिला विश्व कप साउथ अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में आयोजित नहीं किया गया है, यह पहला संस्करण होगा। इससे पहले देखिए, जो 9th एडिशन था, नवा संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की संयुक्त रूप से मेजबानी की थी। तो अगला आपका 2027 में है। इसके अलावा देखिए कुछ और इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, अभी महिलाओं का T20 विश्व कप होने वाला है, ये माफ कीजिए आगे पीछे, बांग्लादेश में होने वाला है। इसके अलावा जो मेंस का T20 विश्व कप है वो आप सभी को पता होगा, वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए, ये दोनों मिलकर इस बार इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। भारत की इसमें टीम भी घोषित कर दी गई है। तो ये अभी इवेंट्स चर्चा में है, इनको याद रखिएगा। अगला एमसीक्यू देखते हैं। ONDC स्टार्टअप महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये अभी स्टार्टअप महोत्सव आयोजित किया गया था। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, तो स्टार्टअप्स वगैरह से संबंधित है। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए ये एक महोत्सव किया गया था। बात करें अगर इसके एक्सप्लेनेशन की तो पूरा पढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के सहयोग से नई दिल्ली में ONDC स्टार्टअप महोत्सव आयोजित किया गया। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की अगर बात करें तो ये जनवरी 2016 में स्टार्टअप्स को भारत में प्रमोट करने के लिए लाया गया था। और इसमें आज का आप देख सकते हैं, अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप आते हैं। इसके अलावा जो और समिट सभी चर्चा में रही हैं उनको देख लेते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ये नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित की गई थी, अभी हाल ही में संपन्न हुई है। इसके अलावा 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये भी इससे पहले आयोजित की गई थी अप्रैल में रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। इसके अलावा इंडिया स्किल्स 2024, जो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो स्किल डेवलपमेंट से या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक इवेंट है और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की EPG, यानी जो इसके प्रख्यात व्यक्ति होते हैं इस ग्रुप के, एमिनेंट पर्संस ग्रुप, इसकी मीटिंग अभी हाल ही में ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई है। और अगर बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई है बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर आपके बिम्स्टेक का ढाका बांग्लादेश में ही स्थित है। टोटल इसमें 7 मेंबर्स हैं, 5 इसमें साउथ एशिया के मेंबर्स हैं, 2 इसमें साउथ ईस्ट एशिया के मेंबर्स हैं। कौन कौन से? थाईलैंड और म्यांमार। भारत 6G कॉन्फ्रेंस अभी कहां पर आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो यही सभी अभी समिट्स चर्चा में रही हैं। इसके अलावा एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, वो बता देता हूं। ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस, यानी महासागर दशक सम्मेलन, ये स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना, यहां पर आयोजित की गई थी। ये वाला याद रखिएगा, ये भी अभी चर्चा में लगातार बना हुआ था। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान को एक नाम से और जाना जाता है, ब्लू माउंटेन। ठीक है, नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है, तो
फांगपुई नेशनल पार्क है। कहां पर स्थित है? ये मिजोरम में स्थित एक नेशनल पार्क है। नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों चर्चा में रहा। मिजोरम के फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान में पैथेरोस्पर्मम लुशायोरम नामक एक दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा पाया गया है। तो अभी जो बॉटनिस्ट होते हैं उन्होंने यहां पर इसकी खोज की है। यह मिजोरम के लाई स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत लांगतलाई जिले में म्यांमार की सीमा से लगे दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। इसका नाम फावंगपुई पर्वत से लिया गया है जो मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। इस पार्क को फावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है क्योंकि फावंगपुई पहाड़ी क्षेत्र अक्सर बादलों की एक पतली परत से ढका रहता है और जब आप इसको दूर से देखते हैं तो ये ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है इसकी ये चोटियां, तो इसीलिए इसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोला जाता है। बात करें अगर मिजोरम की, तो मिजोरम में केवल 2 ही नेशनल पार्क हैं। एक है आपका फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और दूसरा नेशनल पार्क है मुरलेन। ठीक है, तो मुरलेन नेशनल पार्क भी आपका मिजोरम में स्थित एक नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में 2024 अलोडा कप जीता है। तो किसने किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत की एक बहुत फेमस बॉक्सर है निखत जरीन, माफ कीजिए एक मिनट। तो निखत जरीन ने ये टूर्नामेंट जीता है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं और बाकी जो इवेंट्स चर्चा में रहे हैं वो भी देखेंगे। 18 मई को भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने एलोडा कप 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। निखत ने मुक्केबाजी स्पर्धा में महिलाओं के 52 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने हिस्सा लिया था। अगर बात करते हैं और स्पोर्ट्स इवेंट जो चर्चा में रहे हैं, फेडरेशन कप जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, वहां पर भारत के भाला फेंक सुपरस्टार है नीरज चोपड़ा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले जो डायमंड लीग हुई थी वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, वहां पर गोल्ड नहीं जीत पाए थे। वहां पर वर्ल्डैक है एक प्लेयर, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सुल्तान अजलन शाह कप 2024, तो ये देखिए मलेशिया में होने वाला एक हॉकी का टूर्नामेंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जापान ने इसमें फाइनल में पाकिस्तान को हराया और ये जापान का पहला टाइटल है, यानी पहली बार जापान ने सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है। एनएफसी राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, तो ये एक फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। इसमें मणिपुर ने फाइनल में हरियाणा को हराया और ये मणिपुर का रिकॉर्ड 22वां टाइटल है। केपी श्याम निखिल इंडिया के अभी हाल ही में 85वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। फ्रेंच मोटो जीपी जो आपकी बाइक रेस होती है 2024 में जॉर्ज मार्टिन ने जीती है। इसके अलावा टेबल टेनिस में काफी चर्चा में रही हैं मनिका बत्रा। मनिका बत्रा भारत की पहली महिला फीमेल या महिला प्लेयर बन गई है जो टॉप 25 रैंकिंग में आई है टेबल टेनिस की। एक टेबल टेनिस के और बहुत फेमस प्लेयर हैं शरत कमल। ठीक है, ये भी आपने नाम सुना होगा। शरत कमल चर्चा में क्यों है? जो अभी आपके पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं तो वहां पर भारत के जो ध्वजारोहक बनेंगे वो शरत कमल ही बनेंगे। आगे चलते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य के उत्पाद अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है? तो कौन से राज्य का उत्पाद है अंबाजी व्हाइट मार्बल? देखिए, इसको अंबा व्हाइट मार्बल या अंबे व्हाइट मार्बल भी कहते हैं और ये गुजरात के अंबाजी एक शहर है, वहां पर इसकी माइनिंग होती है, उसी के नाम पर इसको फेमस माना जाता है और इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं पूरा। यह एक प्रकार का संगमरमर है जो अपनी शानदार सफेद उपस्थिति और यूनिक प्राकृतिक पैटर्न के लिए जाना जाता है। इसका नाम गुजरात राज्य के अंबाजी शहर के नाम पर रखा गया है जहां पर इसका मुख्य रूप से उत्खनन या माइनिंग की जाती है। इसे अंबा व्हाइट मार्बल या अंबे व्हाइट मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये तो इसका हो गया। इससे पहले गुजरात का एक और टेक्सटाइल है जिसे जीआई टैग मिला है, उसका नाम है अजरक। ठीक है, अजरक में आपका ब्लॉक पेंटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वहां पर अजरकपुर एक जगह है गुजरात में, उसी के नाम पर इसका नाम अजरक ब्लॉक पेंटिंग है, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा जो और कुछ जीआई टैग हैं उसको देखते हैं। मेटल क्राफ्ट और तिरंगी बर्फी, ये वाराणसी का उत्पाद है और इसको जीआई टैग मिला है। और देखिए उत्तर प्रदेश क्यों फेमस है? पूरे भारत में 75 जीआई टैग्स के साथ उत्तर प्रदेश की रैंक पहली है टोटल जीआई टैग्स में। सेकंड रैंक पर आता है आपका तमिलनाडु। रूपा ताराकशी, ये देखिए एक चांदी पर होने वाली आप कह सकते हैं नक्काशी है और ये उड़ीसा का जीआई टैग है या उड़ीसा का जीआई प्रोडक्ट है। काठिया वीट, काठिया वीट की अगर बात करें तो ये बुंदेलखंड में होने वाला एक गेहूं की प्रजाति है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। नरसापुर क्रॉचेट,
ये आंध्र प्रदेश का एक उत्पाद है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। माताबारी पेड़ा जो कि एक मिठाई है, और रिगनाई पाचरा इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। ये त्रिपुरा का प्रोडक्ट है, ये एक टेक्सटाइल है या क्लोथ है, और ये एक मिठाई है। बियादागी चिलीज जो बियादागी मिर्ची होती है उनको भी जीआई टैग मिला है, ये कर्नाटक का उत्पाद है। लांजिया सौरा पेंटिंग्स ये उड़ीसा का उत्पाद है, इसको जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा रतलाम रियावान गार्लिक, तो यहां पर होने वाले लहसुन को मध्य प्रदेश में इसको जीआई टैग मिला है। तो ये सारे जीआई टैग अभी पिछले 1 से 2 महीने में चर्चा में रहे हैं। और अगर जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, मैं बता देता हूं, भारत में जो जीआई टैग है वो जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999 का, उसके तहत दिया जाता है। भारत की जो जीआई रजिस्ट्री है उसकी लोकेशन है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में स्थित है, और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का DPIIT है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके द्वारा पूरा इसका सेटअप बनाया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, सारा 10 साल के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है, और मैन्युफैक्चर्ड और आर्टिफिशियल दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स को ये दिया जा सकता है। आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो आर्टेमिस जो 3 मिशन है ये नासा का एक मिशन है। इसके द्वारा नासा लगभग 50 साल बाद चंद्रमा पर फिर से मैन्ड लैंडिंग कराने वाला है। 2 एस्ट्रोनॉट इसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं जो चंद्रमा पर उतरेंगे। के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए अमेरिकी राज्य एरिजोना की वोल्केनो फील्ड में सिमुलेशन टेस्टिंग, यानी किसी प्रक्रिया की नकल करना, चंद्रमा पर जो एटमॉस्फेयर होगा उसकी नकल कर वहां पर अपनी टेस्टिंग करना, ये यहां पर शुरू की है। यहां एस्ट्रोनॉट मून वॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नासा 50 साल बाद चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाली है, और आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सितंबर 2026 में प्रपोज्ड मिशन है। इसके अलावा देखिए, ये आर्टेमिस 3 मिशन है। एक और मैं बता देता हूं, आर्टेमिस एकॉर्ड, ठीक है, आर्टेमिस एकॉर्ड, ये भी आप याद रखिएगा। आर्टेमिस समझौता, ये किससे संबंधित है? आर्टेमिस समझौता संबंधित है जो अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियां हैं या अंतरिक्ष के पीसफुल यूज के लिए, ठीक है, शांतिपूर्ण अंतरिक्ष का आप यूज कीजिए। अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है कि आप वॉरफेयर शुरू कर दें, लड़ाई शुरू कर दें। तो अंतरिक्ष के पीसफुल यूज के लिए ये एक समझौता है कि हम कैसे देश की विकास में या देश की आर्थिक गतिविधियों को स्पेस एक्टिविटीज के थ्रू बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम इसमें प्रगति कर सकते हैं। तो एक तरह से पीसफुल यूज ऑफ स्पेस के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया गया है। इसके अलावा अदर मिशन जो चर्चा में रहे हैं, फ्री फायर मिशन, ये अभी 1 से 2 दिन में न्यूजीलैंड से लॉन्च करने वाला है नासा, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पोल को स्टडी करना। देखिए, इसमें ट्विन सैटेलाइट्स हैं, 2 इसमें सैटेलाइट हैं जो हमारे ध्रुवों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपको पता है, जितना भी क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वो ध्रुवों पर पड़ता है, और उस क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल राइज कितना हो रहा है उसका लगातार ये डेटा कलेक्ट करेगा, जो हमें बाद में बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि जब हमारे पास डेटा अच्छा होगा तो उस आधार पर हम रणनीतियां कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं वो बनाएंगे। तो ये नासा का ही मिशन है। चांगी 5 मिशन, ये अभी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक सैंपल रिटर्न मिशन है, यानी चांद पर लैंडिंग करेगा, रोवर वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा और उसके बाद उसे पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा। तो ये सैंपल रिटर्न मिशन है चाइना का, और ये किस तरफ है? मून के फार साइड ऑफ मून, चांद का उस तरफ से सैंपल कलेक्ट करेगा जो पृथ्वी से एरिया कभी दिखता ही नहीं है। उसको फार एंड ऑफ मून बोलते हैं या डार्क साइड ऑफ मून बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा का केवल एक ही फेस हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, क्योंकि दोनों साथ साथ रोटेट करते हैं। तो दूसरा वाला जो फेस है वो कभी हमारे सामने नहीं आता। इसमें देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, इसमें चाइना ने पाकिस्तान की भी हेल्प की है एक पेलोड डेवलप करने में, जिसका नाम है iCube कमर। ये एक पाकिस्तान का इसमें पेलोड है, ये भी इसी चांगे मिशन के द्वारा चंद्रमा की सतह पर भेजा गया है। लूपेक्स मिशन, तो देखिए लूपेक्स मिशन की फुल फॉर्म है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। तो ये इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उन दोनों का एक मिशन है चंद्रमा की स्टडी करने के लिए। इसके अलावा एक और मिशन अभी चर्चा में था, बेपी कोलंबो मिशन। तो बेपी कोलंबो मिशन आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा यानी जापानीज स्पेस एजेंसी का मिशन है। और कौन से प्लेनेट को स्टडी करता है? ये 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये बुध ग्रह की स्टडी करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत ने भी अपना प्रपोज्ड मिशन है चंद्रयान 4 मिशन की बात किया। इसका एक पूरा फोटो मैंने इसरो की वेबसाइट से निकालकर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, वहां से आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं,
भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल करने की मांग बढ़ रही है। देखिए हुआ क्या है, जब से लद्दाख अलग हुआ है, जम्मू कश्मीर राज्य को हटाकर हमने 2 यूनियन टेरिटरी बनाई है, तब से स्पेशल स्टेटस की मांग इसमें की जा रही है। और अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची में नहीं है? तो देखिए भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया से डील करती है। ठीक है, अब इसमें देखिए 5वीं अनुसूची में कई सारे राज्य हैं और 6ठी अनुसूची जो है इसमें केवल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य इसमें शामिल हैं और इसी अनुसूची में 5वें राज्य के रूप में ये केंद्र शासित प्रदेश अपने एंट्री पाना चाह रहा है, लद्दाख। इसका देखिए फायदा क्या है, आपको पता है जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनका कल्चर हम लोगों से काफी अलग होता है, तो सरकार ने ये प्रोविजन हमारे संविधान में इसलिए डाला था क्योंकि उनका लोकल कल्चर मेंटेन रहे, अपने जो उनके लोकल इश्यूज हैं उनको वो खुद डील कर सकें। और इस प्रोविजन के तहत देखिए वहां पर एडीसी बनाई जाती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें ट्राइबल मेंबर्स भी शामिल होते हैं। तो कुछ मामलों में उनको स्वायत्तता दी गई है। तो इसमें देखिए सवाल है, इसके हिसाब से देखें तो असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से संविधान के आर्टिकल इससे संबंधित हैं, ये जरूर याद रखिएगा, पूछता रहता है। लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जोड़ा जाना चाहिए। हाल के वर्षों में इस मांग को काफी समर्थन मिला है। लद्दाख में कई समूह इस पर जोर भी दे रहे हैं। 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान के कुछ हिस्सों को सूचीबद्ध करती है, यानी लिस्ट करती है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें आदिवासी स्थानों को इस तरह से प्रबंधित करने की अनुमति होती है जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो यानी इस एरिया को 6ठी अनुसूची के जो स्टेट्स हैं इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिले और जो उनका लोकल कल्चर है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, उसमें उनके अधिकारों को कोई छेड़छाड़ ना की जाए। तो लद्दाख को इसमें शामिल करने की बात हो रही है। अगर संविधान के अनुच्छेदों की बात करें तो कौन कौन से अनुच्छेद इस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुच्छेद 244 और 275। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आ चुका है, वहीं से मैंने ये निकाला है। आगे चलते हैं। कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक श्रीलंकन गोल्डन बैग्ड मेंढक की प्रजाति की खोज अभी की गई है। तो ये आंध्र प्रदेश का एक वन्यजीव अभयारण्य है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बताऊंगा। ये है देखिए आपका जो यहाँ पर मेंढक की प्रजाति की खोज की गई है। एक्सप्लेनेशन पूरा इसका देखते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के साथ साझेदारी में चित्तूर जिले के कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य में 2 शताब्दियों बाद, देखिए लगभग 200 साल के बाद इस मेंढक की प्रजाति की खोज इस वन्यजीव अभयारण्य में की गई है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंकाई गोल्डन बैग्ड मेंढक यानी जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, हिलराना ग्रेसिलिस को फिर से खोजा है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत आता है, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है, उसके अंतर्गत ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य। और इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा क्यों है? यह पूरे राज्य में एशियाई हाथियों का आवास वाला एकमात्र अभयारण्य है। केवल एक यही अभयारण्य है आंध्र प्रदेश में जहां पर आपको हाथी देखने के लिए मिलेंगे। यह अभयारण्य हाथी परियोजना जो कि 1992 में शुरू की गई थी, इसके अंतर्गत आता है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक देशव्यापी संरक्षण परियोजना है। तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में जो सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व बना था वो कौन सा था? तो देखिए झारखंड का एक एलिफेंट रिजर्व है सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व भारत का सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व है। इसके अलावा देखिए कुछ और जो संरक्षित क्षेत्र स्पेशली टाइगर रिजर्व जो चर्चा में रहे हैं वो हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व हैं रिवीजन के लिए। तो ये हमारी टाइगर रिजर्व का पूरा मैप है। तो इसमें देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है आपका, नागार्जुन सागर श्रीसाइलाम टाइगर रिजर्व। और अगर टाइगर रिजर्व का कोर एरिया देखें तो इंडिया का ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सबसे बड़ा कोर एरिया के हिसाब से टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीसाइलाम है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क स्थित हैं। पहला पापीकोंडा नेशनल पार्क 2008 में इसको बनाया गया। राजीव गांधी जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं 2005 में इसको बनाया गया। और तीसरा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क 1989 में इसको बनाया गया। तो ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश का।
अगर बात करें आंध्र प्रदेश में उपस्थित बायोस्फीयर रिजर्व की, तो आंध्र प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी मौजूद है। यहां पर आप देख सकते हैं शेषचलम हिल्स। ठीक है, तो शेषचलम हिल्स आंध्र प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। अब देखते हैं कुछ और टाइगर रिजर्व जो चर्चा में रहे। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूज में था, महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये भी महाराष्ट्र में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहां पर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का कुछ इश्यू चल रहा था, उस वजह से न्यूज में था, ये राजस्थान में स्थित है। और ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में कहीं भी टाइगर ट्रांसलोकेशन का जो सबसे सफल पहला प्रयोग किया गया था वो सरिस्का में ही किया गया था। ठीक है, दूसरे टाइगर रिजर्व से टाइगर यहां पर लाए गए और उन्होंने वहां पर सक्सेसफुल ब्रीडिंग की और यहां पर अब टाइगर्स की संख्या अच्छी है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है। यहां पर अभी एक जनजाति होती है कदीरा जनजाति। ठीक है, कदीरा जनजाति हाथियों के साथ काफी मिलजुल कर रहती है, लेकिन हाल ही में ऐसी घटना हुई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक मानव वन्यजीव संघर्ष में एक हाथी के द्वारा इस जनजाति के एक इंसान की हत्या कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को इंगित करता है। तो कदीरा जनजाति आपकी यहीं पर निवास करती है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर यह स्थित। भद्रा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कर्नाटका में है। यहां पर जो इसका इको सेंसिटिव जोन है उसमें गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, इस वजह से ये न्यूज में बना हुआ था। आगे चलते हैं। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की फोर्ब्स सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो फोर्ब्स ने अभी हाईएस्ट पेड एथलीट्स की सूची जारी की है और इसमें रैंक 1 आई है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ठीक है, इनको लगभग $260 मिलियन इन्होंने इस बार कमाए हैं। सेकंड रैंक की बात करें तो एक गोल्फ के प्लेयर है, उनको भी मैं नीचे आपको दिखाता हूं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने कैरियर में चौथी बार फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर है। और अगर सेकंड रैंकर की बात करें तो स्पेनिश गोल्फर है जॉन रहम। ये सऊदी समर्थित LIV गोल्फ में अपने सनसनीखेज स्विच के बाद इन्होंने इसमें स्विच किया है और इसके बाद इनकी इनकम काफी बढ़ गई, जिसके कारण ये सेकंड रैंक पर आ गए। तो पहली रैंक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड रैंक है जॉन रहम सऊदी, तीसरी रैंक है आपकी लियोनेल मेसी की और फोर्थ रैंक है आपकी बास्केटबॉल की प्लेयर है लेब्रॉन जेम्स उनकी। इसके अलावा कुछ और स्पोर्ट्स पर्सन जो चर्चा में रहे, लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये जो अवार्ड दिया जाता है इस बार टेनिस के प्लेयर नोवाक डिजोकोविच को मिला है, जो सर्बिया के एक टेनिस सुपरस्टार है। और अगर महिलाओं की बात करें तो एताना बोनमती को यह अवार्ड मिला है। इसके अलावा हॉकी इंडिया का प्लेयर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है? मेल कैटेगरी में हार्दिक सिंह को और फीमेल कैटेगरी में सलीमा टेटे को बनाया गया। आगे चलते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को इसमें अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसका इन्हें एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है? तो इनको CBI का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। इसके बारे में पूरा देख लेते हैं, ये वही है। अगर और देखें हम जो रक्षा के क्षेत्र में और हमारी नियुक्तियां हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख यानी पर्सनल हेड किसको बनाया गया है? वाइस एडमिरल संजय भल्ला जी को। NSG के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नलिन प्रभात, किसकी जगह? दलजीत सिंह चौधरी की जगह। इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर सपना तिवारी जी बनी है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख DK त्रिपाठी या दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं R हरि कुमार की जगह। CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर इससे पहले कौन बना है? अनुराग कुमार जी बने हैं। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो SPG होती है उसके महानिरीक्षक कौन बने हैं? लव कुमार बने हैं। SSP लव कुमार है, उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 का इस बार इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। यहां पर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। थीम आप देखेंगे तो शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। डेट याद रखिएगा 18 मई। इसके अलावा 18 मई को 2 और दिवस मनाए जाते हैं, वो दोनों मैंने डाल दी हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसी परीक्षा में ये पूछा गया था। जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। एड्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, HIV वायरस, इसके द्वारा ये स्प्रेड होता है। और इसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए होता है। फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एस्से। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट अगर आपसे पूछे तो वो एड्स की बीमारी की जान पहचान के लिए होता है। इसके अलावा अगर बात करें, एक और टेस्ट अभी चर्चा में था, विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट आपका
टाइफॉइड के लिए होता है, ठीक है, टाइफॉइड के लिए होता है। इसमें अभी दिक्कत क्या हो रही है, विडाल टेस्ट के जो टाइफॉइड है उसके लक्षण किसी अन्य बीमारियों से भी मिलते हैं, इसलिए कभी कभी विडाल टेस्ट की जो एक्यूरेसी है उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, इसलिए अभी न्यूज में था। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस डे यानी सशस्त्र सेना दिवस हर साल मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार ये 18 मई को आपका पड़ा था। आगे चलते हैं। भारत के पहले बीमा पोर्टफोलियो प्रबंधन मंच का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया था। तो देखिए भारत का ये पहला बीमा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फोरम है और इसका नाम रखा गया है बीमा सेंट्रल। एक कंपनी है जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, वो नीचे मैंने नाम डाला है। इसे CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। तो SBI ने अभी इसको लॉन्च किया, ये आप याद रखिए। आगे चलते हैं। ये समारोह भी अभी चर्चा में है। कुंभ अभिषेकम समारोह किस देश के सीता अम्मन मंदिर में मनाया जाता है? तो देखिए पहले तो आप यही याद रखिए, सीता अम्मन जो टेम्पल है वो कहां पर है, ये श्रीलंका में स्थित है। और इसी में एक समारोह होता है आपका कुंभ अभिषेकम समारोह। अभिषेकम आपको पता है पवित्र जल से, दूध से स्नान कराया जाता है। अगर बात करें श्रीलंका स्थित अशोक वाटिका में सीता अम्मन मंदिर में आज कुंभ अभिषेकम समारोह होगा। इस समारोह के लिए अयोध्या से लगभग 25 लीटर सरयू नदी का जल लाया गया है। इसके अलावा जो तिरुमला तिरुपति मंदिर है, यहाँ का देखिए तिरुपति लड्डू, इसको भी GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। ये 5000 लड्डू भी श्रीलंका में यहाँ से मंगाए गए हैं। इसके अलावा जो और कुछ फेस्टिवल और मेले चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। चपचार कुट महोत्सव ये मिजोरम का फेस्टिवल है। तवी महोत्सव, इसको जम्मू तवी महोत्सव भी बोलते हैं, जम्मू में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में मनाया गया। दिव्य कला मेला अगरतला त्रिपुरा में मनाया गया। दिव्य यहाँ पर दिव्यांगजन से संबंधित है, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनसे संबंधित ये मेला था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय होता है, उसने इसको मनाया। जातीय ममानी महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। इसके अलावा नेपाल एक वजह से और चर्चा में था। नेपाल ने अपना पहला रेनबो टूरिज्म फेस्टिवल अभी मनाया है। रेनबो टूरिज्म यानी इंद्रधनुष पर्यटन फेस्टिवल अभी मनाया है, ये इसका पहला था। अगला देखते हैं। गल्फ न्यूज शिक्षा मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो गल्फ से आप समझ सकते हैं किसी खाड़ी देश में ही ये हो रहा होगा, तो ये UAE के शहर दुबई में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वन लाइनर जो चर्चा में रहे हैं वो मैंने नीचे डाले हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और वरिष्ठ अधिकारियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ईरान सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने इसकी खबर पुष्टि की है। तो अभी इसमें देखते हैं पूरी की डेथ वगैरह हुई है या कैजुअलिटी हुई है, इसकी कंफर्मेशन अभी आना बाकी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सेना ने कहा है कि उसने राजधानी किनशासा में राष्ट्रपति फेलिक्स शिकेदी के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश विफल कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसमें तख्ता पलट की कोशिश की गई है राजधानी किनशासा में, तो जो वहां की आर्म्ड फोर्सेज है उन्होंने इसको डिनाई कर दिया है। तो याद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए DRC की अभी पहली फीमेल PM बनी है, ठीक है, पहली महिला PM यहाँ की बनी है, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूं, जूडिथ सुमिनवा टुलूका, ठीक है। ये यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी बनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत के अभी तक के इतिहास के एकमात्र अनअपोज्ड यानी निर्विरोध चुने जाने वाले ये राष्ट्रपति रहे, इसलिए इसको याद रखिएगा। और इनसे लगातार प्रश्न पूछता रहता है। 6ठा इनका क्रमांक था और 1977 से 82 तक इनका कार्यकाल रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जाति श्रेणी के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 2014-15 के मुकाबले 44% बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं जो SC है उसमें एजुकेशनल लेवल में उनके सुधार हो रहा है, ये आपकी रिपोर्ट बताती है। अगर बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको NCBC बोला जाता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 1993 में इसकी स्थापना की गई है और 2018 में संविधान में 102वां, ठीक है, 102nd या 102वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया या 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। उसके तहत इसको
संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, स्टेटस बाद में मिला है, इस वन कमीशन ये पहले ही गया था 1993 में। आगे चलते हैं। स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी लोगो के साथ अपनी नई आईसीसी टी20 विश्व कप जर्सी का अनावरण किया है। तो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का एक ब्रांड है नंदिनी, उसका लोगो स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम के जर्सी पर दिखाई देगा। तो यही सारे करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।